नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त ऋषिता। आज हम एक ऐसे कलाकार की बात करेंगे जिनकी जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं थी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अफगानिस्तान के शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, एक ऐसा शख्स जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन एयर फोर्स में पायलट की ट्रेनिंग ली थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये महान कलाकार अपने करियर से पहले शतरंज का नेशनल चैंपियन रह चुका था। आज के दौर में हम उन्हें फिल्मों में अक्सर एक शांत, शालीन या कभी कभी क्रूर जमींदार के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक फिल्म में सिर्फ 2 लाइन का डायलॉग बोलने के लिए उन्हें पूरे 50 टेक लेने पड़े। और विडंबना देखिए, जिस शख्स की पहचान उनकी दमदार और शाही आवाज थी, जिंदगी के आखिरी दिन में गले के कैंसर की वजह से वो अपनी आवाज खो बैठा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी महान कलाकार की जिनका नाम था रहमान। रहमान का असली नाम सैयद रहमान खान था। उनका जन्म 23 जून 1921 को अविभाजित भारत के लाहौर शहर में हुआ था। उनका परिवार एक पठान परिवार था जिसके पुरखे अफगानिस्तान के शाही खानदान से थे। कहा जाता है कि उनके परिवार का सीधा संबंध अफगानिस्तान के राजा अमानुल्लाह खान से था। रहमान जब छोटे थे तो उनका परिवार मध्य प्रदेश के जबलपुर आ गया था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यहीं से की और रॉबर्टसन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने एक ऐसी राह चुनी जो किसी भी फिल्म स्टार के लिए बहुत ही अनोखी थी। साल 1942 में उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल इंडियन एयर फोर्स में बतौर पायलट ट्रेनिंग ली, लेकिन ये नौकरी उनके लिए नहीं बनी थी। उनका मन तो कहीं और ही था और आखिरकार उन्होंने एयर फोर्स की नौकरी छोड़ दी और फिल्मों में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई आकर उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी में असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी शुरू की। उस समय वो डायरेक्टर विश्राम बेडेकर के 3rd असिस्टेंट के तौर पर फिल्म लाखा रानी के सेट पर काम कर रहे थे। प्रभात स्टूडियो का माहौल उन्हें बहुत पसंद आता था। वहाँ कर्मचारियों के लिए ढेर सारी सुविधाएं थी, जैसे एक बड़ा स्विमिंग पूल जहाँ रहमान अक्सर डुबकी लगाते रहते थे। वहाँ कई घोड़े भी थे और घुड़सवारी सीखने का मौका भी उन्हें प्रभात स्टूडियो में ही मिला था। उन्होंने खुद बताया था कि असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर उन्हें ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिला, लेकिन फिल्मों के माहौल से जुड़ने का ये सबसे बेहतरीन मौका था और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। एक दिन वे डायरेक्टर डी कश्यप की फिल्म चांद के सेट पर थे। ये फिल्म उनकी पहली फिल्म लाखा रानी से भी पहले रिलीज हो गई थी। उस दिन फिल्म के एक सीन के लिए डायरेक्टर को एक ऐसे पठान की जरूरत थी जो सही तरीके से पगड़ी बांधना जानता हो। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि रहमान को ये हुनर आता है। उनसे पगड़ी बांधने को कहा गया और फिर उन्हें भी एक्स्ट्रा कलाकारों के साथ खड़े होने को कहा गया। जब गाना खत्म हुआ तो डायरेक्टर ने उनसे महज 2 लाइन का डायलॉग बोलने को कहा। वो लाइनें थी, वाह वाह क्या नाच है, संगीत की लहरों पर चांद का नाच है। कहने को तो ये 2 छोटी सी लाइनें थी, लेकिन रहमान के लिए ये एक बहुत बड़ा संघर्ष था। उन्हें ये लाइनें बोलने में इतनी परेशानी हो रही थी कि उन्होंने एक के बाद एक पूरे 50 टेक ले डाले। डायरेक्टर नाराज हो गए और उन्होंने रहमान को सेट छोड़कर चले जाने को कह दिया। निराश रहमान स्टूडियो से बाहर निकल गए, लेकिन तभी प्रभात स्टूडियो के एक पार्टनर शेख फतेह लाल ने उन्हें वापस बुलाया और एक और मौका दिया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी मेहनत और 50 टेक के बाद भी उनका वो सीन फिल्म से काट दिया गया था। डी कश्यप ने उन लाइनों को 2 अन्य कलाकारों से शूट करवाया था और फाइनल फिल्म में उन्हीं को लिया गया। वाह वाह क्या नाच था, संगीत की लहरों पे चांदनी का नाच। शुक्रिया शुक्रिया, अच्छा आदाब। रहमान का ये किस्सा आज भी इंडस्ट्री में मशहूर है। रहमान बहुत निराश हुए थे, लेकिन इसी घटना ने उनके दिल में आग लगा दी। उन्होंने वही फैसला कर लिया कि अब वो एक एक्टर ही बनेंगे और यही हुआ भी। उनकी पहली फिल्म हम एक है साल 1946 में आई और ये इत्तेफाक से देवानंद की भी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने एक दमदार किरदार निभाया और अपनी एक्टिंग से लोगों को प्रभावित किया। और आज पूछते हो रुपए कहाँ से आए? अरे क्या बात है, तो डॉक्टर साहब बहुत बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या आज कोई मरीज नहीं मिला? मजाक मत करो यूसुफ, चुप रहो। अच्छा हुआ तुम आ गए। जॉन से पूछो अस्पताल के लिए रुपए कहाँ से आए। ये कौन सी बड़ी बात है?
अरे बताते क्यों नहीं? तुमने कहीं चोरी नहीं की होगी, डाका नहीं डाला होगा, यही कहीं से खरीद लिया होगा। बता दो उसका नाम। मैं तुम लोगों से फिर कह देता हूँ कि मेरे जाति मामला तुम दखल मत दो, मैं चाहे जो कुछ भी करूँ। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद उन्होंने बतौर हीरो 50 और 60 के दशक की लगभग सभी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ कई फिल्मों में काम किया। प्यार की जीत, बड़ी बहन और परदेस जैसी फिल्मों में उनकी जोड़ी सुरैया के साथ पसंद की गई। कहा जाता है कि वो सुरैया से बहुत प्यार करते थे और उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया का दिल उस वक्त देवानंद के लिए धड़कता था। फिर जब सुरैया ने कभी शादी न करने का फैसला किया तो रहमान का दिल बुरी तरह से टूट गया था। बतौर हीरो उनकी फिल्में बहुत ज्यादा सफल नहीं रही। धीरे धीरे जब उनके बाल सफेद होने लगे तो उन्होंने चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और यही उनकी असली कला सामने आई। वो 70 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए, जिनमें से ज्यादातर में उन्होंने विलन का किरदार निभाया। उनकी खासियत थी कि वो एक जहरीले विलन का किरदार भी बड़े ही शालीनता से निभाते थे। वो 60 के दशक के उन विलन्स की तरह नहीं थे जो डिशुम डिशुम करते थे। उनका अंदाज बहुत ही अलग था। एक हाथ जेब में, होठों में सिगरेट या पाइप और उनकी आंखों में छुपी हुई शैतानी, बस यही काफी था। उनकी आवाज में उर्दू की मिठास और एक व्यंग्यात्मक लहजा था। उनके किरदार आज भी याद किए जाते हैं, जैसे वक्त के चिनॉय सेठ, प्यास के मिस्टर घोष और साहिब बीवी और गुलाम के छोटे सरकार। गुरुदत्त और देवानंद के साथ उनकी दोस्ती को भला कौन भूल सकता है। गुरुदत्त और रहमान पुराने दोस्त थे और एक साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। गुरुदत्त ने रहमान के हुनर को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्मों में मौका दिया। प्यास, चौदहवीं का चांद और साहिब बीवी और गुलाम जैसे क्लासिक फिल्मों में रहमान की दमदार एक्टिंग का जादू चला। लोग कहते हैं कि रहमान का सहज और संतुलित अभिनय गुरुदत्त के साथ बहुत जचता था। रहमान ने सिर्फ विलन के किरदार ही नहीं निभाए, बल्कि कई फिल्मों में उन्होंने बेहद सकारात्मक भूमिकाएं भी की हैं। धर्मपुत्र में उन्होंने शशि कपूर के दोस्त जावेद का किरदार निभाया। वहीं आंधी और बहारें फिर आएंगी में भी उनके किरदार बहुत पसंद किए गए। आपकी कसम में उन्होंने मुमताज के पिता का किरदार निभाया था, जिसकी राजेश खन्ना के साथ उनकी केमिस्ट्री को खूब सराहा गया था। उनका शाही अंदाज और प्रभावशाली आवाज उन्हें उस जमाने में बाकी कलाकारों से अलग करती थी। उनके लिए खास तौर पर रोल लिखे जाते थे। रहमान अपनी निजी जिंदगी को हमेशा फिल्मों से दूर रखते थे। उन्होंने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिए और उनका मानना था कि उनका काम ही उनकी पहचान है। यही वजह है कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ बातें हैं जो उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह बताती हैं। जैसे कि वो एक नेशनल शतरंज चैंपियन थे। एक दोस्त के साथ शतरंज खेलते हुए जब रहमान ने उसे लगातार 3 बार हराया, तब उन्होंने बताया कि वो अपने जमाने के नेशनल चैंपियन रहे हैं। उनका जीवन भी कई उतार चढ़ाव से भरा था। साल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उनके परिवार के कई लोग पाकिस्तान चले गए, जिनमें उनके भाई भी शामिल थे। रहमान ने भारत में ही रहने का फैसला किया। उनके उन्हीं भाई के बेटे फैजल रहमान और फहीज उर रहमान आज पाकिस्तान में एक जाना पहचाना नाम है। रहमान की शादी की बात करें तो वो अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे और बाद में उन्होंने उसी के साथ शादी भी कर ली थी। दुर्भाग्य से रहमान ने अपने पारिवारिक जीवन को लोगों के सामने कभी उजागर नहीं किया। इस वजह से उनके निजी जीवन के बारे में शायद ही कोई जानता हो। लेकिन इस महान कलाकार की जिंदगी का अंत बहुत ही दुखद था। ज्यादा शराब पीने और चेन स्मोकर होने की वजह से उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। साल 1977 में उन्हें एक के बाद एक 3 हार्ट अटैक आए। इसी वजह से उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और फिर उन्हें गले का कैंसर भी हो गया। और विडंबना देखिए, जिस इंसान की पहचान उसकी दमदार आवाज थी, उसने कैंसर की वजह से अपनी आवाज भी खो दी। आखिरकार महान कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हालांकि उनकी मृत्यु की तारीख को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कुछ लोग 1979 भी बताते हैं। रहमान को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 4 बार नॉमिनेट किया गया, पर वो कभी जीत नहीं पाए। कुछ लोग मानते हैं कि उनका काम इतना सहज था कि उन्हें हल्के में लिया गया और उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। लेकिन दर्शकों के दिलों में उन्हें जो जगह मिली वो किसी भी अवार्ड से कई ज्यादा बड़ी थी। उनका शाही अंदाज, उनकी संजीदा अदाकारी
और उनकी बेजोड़ आवाज हमेशा याद की जाएगी। रहमान एक ऐसे कलाकार थे जिनकी ना तो कोई टक्कर थी और ना ही कोई दूसरा हो सकता है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।